औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप ठीक ठाक होंगे। मैंने ये वीडियोस लगा दी कल रात थी, लेकिन आई स्लेप्ट ऑन माय डेस्क विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो मैं अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, मेरी आंख भी खुली है। इसको हम लोग शुरू करते हैं यार। मैं भी इसके बाद शेयर करता जाऊंगा। हम तकरीबन 6 वीडियोस ये कवर करनी है। कोशिश यही होगी कि आज हम 1 बजे से पहले पहले जो है 6 कवर कर लें, ताकि आज रात वाली फिर हमारी टाइम के वक्त के साथ नहीं हो सके। हमने जो 2 चैप्टर पहले वाले थे बिजनेस ए टू के, वो कर लिए हैं, और अभी यह चैप्टर शुरू होगा हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इसमें बुक में आपकी वही जो कोर्स बुक है वो फॉलो कर रहा होता हूँ। जो हमारी बुक की डिवीजन है उसके हिसाब से काफी ज्यादा हमारा वो बनेगा, तो थोड़ा सा इस एक चैप्टर के लिए वीडियो 3 या 4 बने, हम उसको साथ साथ वो करते जाएंगे। पहली चीज वो बात करता है आपसे कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर लॉ, हमारी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ एक्ट्स का जो है बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि वो चीज जो बिजनेस में इंटरनली शामिल नहीं, इंटरनल यानी बिजनेस के अपने स्ट्रक्चर में, बिजनेस के एम्प्लॉइज नहीं, बिजनेस के वो नहीं, बाहर की क्या चीज उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। तो उसमें एक चीज देखो, जिस भी मुल्क में बिजनेस ऑपरेट कर रहा होगा ना, वहां की गवर्नमेंट मौजूद है, और उस गवर्नमेंट के थॉट को, बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके लीगल एस्पेक्ट्स को रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज अ मेजर इन्फ्लुएंसर ऑन बिजनेसेस इन देयर ओन कंट्री एंड समटाइम्स इन द कंट्रीज अब्रॉड एज वेल। ठीक है, इसमें पहली चीज वो कहता है कि आपके ना इसमें कुछ यानी कि पर्टिकुलर इसके हिस्से हैं। गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को वो करती है, इम्पैक्ट करती है। गवर्नमेंट उसके अलावा जो है वर्कर्स की लाइफ्स को, यानी किस तरह का वर्कर को आपने इन्वायरमेंट देना है, इस चीज को इम्पैक्ट करती है। अच्छा, मार्केटिंग बिहेवियर को, कि आप किस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह की नहीं कर सकते। कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि ये मैं ये कुछ ब्रीफली समझा रहा हूँ, फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे। जैसे फर्ज करो मैं आपको एक कोई चीज बेचता हूँ, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ यार मुझे 50,000 रुपया दो, मैं आपको ना एक वो दूंगा, गोली दूंगा, आप वो खाओगे पूरी जिंदगी आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको अगले दिन भूख लग जाती है। यानी मकसद मैं एनर्जी पिल बेच रहा हूँ, लेकिन मैं उसको पोर्ट्रे ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे पूरी जिंदगी भूख नहीं लगाएगी। तो ये मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यानी कि पेनिट्रेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो गई। फिर उसके बाद बिजनेस की कंपटीशन है, क्या मोनोपोली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ओलिगोपोली एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या मोनोपोली को ब्रेक करना है, क्या किसी मार्केट में मल्टीपल कॉम्पिटिशन होने चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीजें। और बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, बिजनेस कहाँ अपने आप को लोकेट कर सकता है, इन तमाम चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। पहले हम आ जाते हैं कि लॉ जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को किस तरह इम्पैक्ट करता है, यानी गवर्नमेंट का लॉ जो पहली कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को, उसको किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। देखो, आपको याद रखना है कि इसमें 2 मेन बातें हैं। ठीक है, और ये 2 मेन बातें जो है बेसिकली इसको यानी ये एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। एक चीज तो ये गवर्नमेंट कोशिश करती है, देखो 2 चीजें गवर्नमेंट ने बैलेंस करनी है। पहली चीज आ गई एम्प्लॉयर साइड से, कि वर्कर जो है, एम्प्लॉय जो है, उसको एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट ना करे, उससे ओवर काम ना कराए, ये ना उसको तेजाब की फैक्ट्री में जो है उसको डाल दे विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको जो है सही वेज मिले। एक तो ये साइड है। दूसरा, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हर वक्त जो है ना सारे वर्कर मिलके ट्रेड यूनियंस के साथ जो है वो हर वक्त स्ट्राइक पे ना गए हो, क्योंकि मुल्क की प्रोडक्शन कम होती है। अब यहाँ बात समझना, ट्रेड यूनियन होती है बेसिकली कि जब वर्कर्स मिलते हैं ना, एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर्स नहीं, एम्प्लॉइज, वो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं ताकि वो कलेक्टिवली बार्गेन कर सकें। क्योंकि फर्ज करो आपके फैक्ट्री में जो है, आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई, आप अरबपति आदमी हो, आपके बहुत सारे ताल्लुकात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आपने एक फैक्ट्री लगा ली, आपकी फैक्ट्री में 1,000 वर्कर काम करता है, सिर्फ सिंपल ना, यानी 9 जॉब्स के ऊपर। उनमें से किसी के पास ना तो इतना पैसा है, ना पावर है, ना इतनी उसकी से है कि वो आपके साथ बार्गेन कर सके। तो अगर वो एक बंदा है, वो आपको, एक को लगता है कि, अगर सबको लगता है उनमें से एक आके आपको कहता है अकेला कि आप हमारी पे बढ़ा दो, तो आपको गया नहीं खाता, और वो आपसे ये कह भी दोगे तो वो कुछ नहीं कर सकता आगे से। ठीक है, अगर लीगल साइड को साइड पे रख के, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सारे मिलकर अपनी यूनियन बना लेते हैं। अब पूरी यूनियन बात करेगी, या तो पे बढ़ाओ, वरना कल से स्ट्राइक है, काम नहीं होगा, कोई नया वर्कर लाओगे उसको निकाल देंगे। तो इस तरह की चीजों को भी गवर्नमेंट रोकना चाहती है, क्योंकि मुल्क की प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है, जीडीपी कम होता है। तो उसमें आपके जो लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, अब देखो ये बहुत सारी सब कैटेगरी है। पहली कैटेगरी आ गई गवर्नमेंट जो इन्फ्लुएंसर है, उसके बाद आ गई लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर आ गई आपकी इंप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, उसके अंदर आ गई पहली चीज आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट किस तरह होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनेगा, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन कैसे होगी, बहुत जरूरी बात है। पाकिस्तान में इस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन बाहर ये बहुत मेन चीज है। आप किसी बंदे को ऐसे मुंह उठा के जॉब से निकाल नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली जॉब उसकी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी है। ठीक है, जॉब वो चीज है जो उसकी फैमिली को सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। आप उसको भाई चल बेटा शाबा चलती बनी वाला सीन हो जाए, इस तरह नहीं होता। वहां पे प्रॉपर उसका प्रोसीजर होता है, अनफेयर डिसमिसल नहीं अलाउड होता। इसको भी हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, उस पर आपकी जो वर्कर्स की हेल्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लॉज मौजूद हैं। आपकी मिनिमम वेज के लॉज होते हैं, और ट्रेड यूनियन के राइट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के होते हैं। पहली चीज आती है रिक्रूटमेंट के लॉज। देखो, रिक्रूटमेंट लॉज के अंदर, यानी जो आप किसी बंदे को रिक्रूट करते हो,
उसमें जो सबसे मेन बात है ना बहुत सारी कंट्रीज में, वो ये है कि आप डिस्क्रिमिनेटिव रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। मैं अमेरिका के अंदर ऐसे जॉब नहीं प्रीच कर सकता कि मुझे इस जॉब के लिए एक मेल चाहिए और वो ऐसी जॉब जो फीमेल कर सकती हो। मकसद ये कि अगर एक जॉब है ही ऐसी जो मेल कर सकता है, फिर तो हम तो इस तरह की जॉब हम लोग उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के दौरान। लेकिन जो मेन बात है समझने वाली वो ये है कि अमेरिका में, यूके में आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक जॉब है जो डिसेबल्ड बंदा भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है, और मैं कहूँ नहीं मुझे तो 35 साल का मेल बंदा चाहिए इस काम के लिए, और वो भी ना मुझे चाहिए वाइट कम्युनिटी से, ब्लैक कम्युनिटी से ना हो, मुझे जो है वो ना वो वाइट में भी जो है वो पहले कोई पाकिस्तानी आया हो 200 साल पहले, उसके जो है यहाँ पेरेंट्स रहे हो, फिर उनसे बच्चे हुए हो। ये इस तरह आप नहीं कर सकते वहां पे, ये चीज नहीं अलाउड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो इस तरह आपकी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो है डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लॉज होते हैं। फिर आपने एक बंदे को हायर कर लिया, अब आ जाता है हायर के बाद उसकी फायरिंग का प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि आप फायरिंग करते हुए जो आपका, यानी देखो डिसमिसल होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आपने ध्यान में रखने हैं। डिसमिसल मींस कि जब एक बंदा खुद कोई गलती करता है और उसकी वजह से उसको निकाला जाता है। जैसे कि मेरा एक एम्प्लॉई है, वो चोरी करता है, मैं उसको वार्निंग दूंगा, फिर वो दोबारा चोरी करेगा, मैं उसे डराऊंगा, लेकिन एंड में आके यही होगा, मैं उसे निकाल दूंगा, भाई नहीं आप आपसे हमारा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये तो हो गया फेयर डिसमिसल। अनफेयर डिसमिसल ये है कि मैं एक बंदे को निकाल दूं जॉब से उसकी गलती कह के, लेकिन वो चीज उसकी गलती हो ही ना, ठीक है। जैसे एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, एक फीमेल है, उसकी लाइफ है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो मैं उसे कहूंगा नहीं मैं तुम्हें 4 महीने की छुट्टी तो दे नहीं सकता, तुम जॉब छोड़ो, शाबाश, ठीक है। या मैं ये कि अगर एक बंदा जो है, फर्ज करो एक बंदे किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी होली, उसका वो होली डे है, ठीक है, यानी फर्ज करो मुझे ईद के दिन कोई कह गया नहीं यार तुम आओ ईद के दिन आके काम करो, तो ये चीज करना बाहर के मुल्कों में मोस्टली में नहीं अलाउड, ये अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन में आती है। और अगर फर्ज करो मुझे इस बात पे वो निकाल देते हैं जॉब से, तो ये अनफेयर डिसमिसल होगा, इसके ऊपर जो है मैं केस करके जॉब वापस ले सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ उनसे, ठीक है, वो कर सकता हूँ। उसके बाद आ गया आपका जो आपका टोटल वर्किंग आवर्स है, ठीक है। एक बाहर के मुल्कों में ना वीकली आवर सेट होते हैं, कम से कम यानी मैक्सिमम आप एक बंदे से इतना काम निकलवा सकते हो, उसके बाद वो करना चाहे उसकी मर्जी है, वो ओवर टाइम करेगा। फर्क क्या होता है, वर्किंग वीक जो होता है आपका, उसके बाद जो ओवर टाइम एक बंदा काम करता है उसको आमतौर पे ज्यादा उससे अच्छा पे रेट मिलता है उसके लिए। अब नहीं एम्प्लॉयर का नहीं, तूने तो 100 घंटे काम करना है वीक में, तो ये इस तरह की चीजें नहीं अलाउड आप, और अगर इस बात को निकाल देते हैं अनफेयर डिसमिसल होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया डिसमिसल करने का प्रोसेस सही हो। ऐसे ना हो कि एक बंदे ने, फर्ज करो मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरा एक एम्प्लॉय आता है, वो बेचारा गलती से तू कह के बात कर लेता है, मैं इस बात को से निकाल देता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैं उसे समझाऊंगा, वो दोबारा करता है मैं उसे एक वार्निंग दूंगा, दोबारा करता है मैं उसको एक लेटर भेजूंगा यार थोड़ा सा आप एक तमीज मेंटेन किया करें, लेकिन मैं प्रॉपर प्रोसीजर के बाद निकालूंगा। अगर मैं उसे प्रॉपर प्रोसीजर के बगैर निकालता हूँ अनफेयर डिसमिसल होगा, फिर वही बात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या चीज आ जाती है आपका ट्रेड यूनियन का मेंबर होने से। अब देखो मैंने आपको बताया कि ट्रेड यूनियन का मेंबर होने का बेनिफिट ये होता है कि एम्प्लॉइज जो है कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते हैं, तो फिर फर्म्स को ये होता है कि ऐसे बंदों को रखो ही ना जो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में ले देते हैं कि अगर तुमने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि क्या के वर्कर्स ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सके, तो ये चीज करना भी अनफेयर डिसमिसल है। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है आपने, डिसमिसल और रिडंडेंसी में फर्क होता है। डिसमिसल इज ड्यू टू माई ओन फॉल्ट, मैंने चोरी की मुझे निकाल दिया गया, दिस इज डिसमिसल। रिडंडेंसी होती है कि एम्प्लॉय का अपना कोई फॉल्ट नहीं होता, ड्यू टू सम रीजन उस एम्प्लॉय की नीड खत्म हो जाती है बिजनेस में से। जैसे एकदम से रिसेशन आ जाती है, लोग मेरे प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहे, नया कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है कि मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, ठीक है। या मैं टेक्नोलॉजिकल चेंज ले आया हूं, मेरे पास मशीनें आ गई हैं, मुझे अब जो है वो करना नहीं पड़ रहा, मुझे उतने वर्कर्स की जरूरत नहीं है, तो इसमें वर्कर की गलती तो नहीं है ना यार, ये तो मैंने कोई चेंज लाया हूं, या उसके तो पावर से बाहर की चीज है ना, ये उसकी गलती नहीं है, तो अगर मैं इस केस में उसको निकालूंगा तो ये रिडंडेंसी होगी, दिस इज नॉट डिसमिसल, ठीक है। उसके भी लॉज हैं वैसे, आपने ध्यान में रखना है कि उसमें कंपेंसेट वाला करना पड़ता है। अच्छा अब उसके बाद आपका आ गया हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, ठीक है, ये उसी का सेकंड सब पार्ट आ गया कि एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को किस तरह जो है आपका वो अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें यह है कि आप अपनी जो सैलरी, सॉरी जो आपकी वो है, आपकी जो जितने भी आपकी वो हैं, यानी जो आपका फर्ज करो आपकी जो फैक्ट्री है, जो ऑफिस है जहां काम हो रहा है, उसको हम लोग यानी कि मैनेज करेंगे। उसको मैनेज करने का तरीका होगा कि उसके अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि फर्ज करो आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक उसमें काम कर रहे हो, एक एसिड फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या किसी फ्यूल की फैक्ट्री में जहां पे पॉसिबल है आग लगना, और वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर ही मौजूद नहीं है, वहां पे पानी का सिस्टम ही मौजूद नहीं है, तो ये अनसेफ मेथड्स हैं, ये नहीं अलाउ थे। अच्छा कुछ बच्चे पूछते सर बुक को बार बार, क्योंकि बेटा बुक को मैं इसलिए देख रहा हूँ आपकी बुक में सेटिंग से चीजें दी हुई है ना कि सब कुछ कवर हो जाए, कुछ रह ना जाए, क्योंकि कोई चीज रहेगी तो फिर मैं एंड में दोबारा एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, हमारे पास इतना आगे टाइम नहीं बचा हुआ पेपर्स तक, सब कुछ साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने उनको वर्किंग फैसिलिटीज देनी है, ठीक है, उनके पास ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें
एम्प्लॉयज के लिए टॉयलेट्स वगैरह होने जरूरी हैं, ठीक है। आप कोई ऐसा बिजनेस जो है ये एक बदतमीजी होती है कि आप उनको जो है ये नहीं कि इस तरह की चीजें ना, जो उनकी जो क्योंकि नेचर्स कॉल है ना, ये आ सकती है ड्यूरिंग वर्क, तो उसको आपको जरूर, ठीक है। डेंजरस चीजों से प्रोटेक्शन जरूरी है, ये ना हो कि आपकी उसमें कोई मशीनरी ऐसी यूज हो रही हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ऐसी मशीनरी यूज हो रही हो जिस मशीनरी का हाल ही है कि वो किसी को भी ब्लास्ट कर सकती है, और आप वहां पे 50 वर्कर को काम करा रहे हो, मशीनरी सही नहीं करवा रहे, तो ये अनसेफ कंडीशन है। अगर इस केस में उसको नुकसान होता है तो कल को वो केस करके आपको आउट ऑफ बिजनेस भी कर सकता है, आपसे कॉम्पनसेशन भी ले सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आजकल इंप्रूव हो रही है ना, वो ये कि आपको वर्कर्स को ब्रेक देना चाहिए। कुछ इस तरह के लॉज पास होते हैं कुछ मुल्कों में कि आपको वर्कर्स को प्रॉपर ब्रेक देना चाहिए काम के दौरान, अगर बहुत स्ट्रेसफुल वर्क है। और सबसे बड़ी बात, टेम्परेचर सही हो। आप एक कोल माइन में लोगों को काम करा रहे हो, कोल माइन में हालत ये है कि पाकिस्तान में अगर भागलपुर में कोल माइन हो, बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोल माइन हो, गर्मियों में हालत ये होती है कि आप घर में एसी लगा लो, ठंड नहीं हो रही होती, कोल माइन में बंदा मर जाएगा उससे। तो आपको प्रॉपर अपने वर्किंग प्लेस पे जो है तो कूलिंग फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, ठीक है। इस पे लॉज एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे में नहीं भी करते लेकिन बहुत सारे में करते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें आ गया आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या बिजनेस को, बल्कि ये यहाँ पे इसी की बात हो रही है ना, ये यहाँ पे पेजेस सही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया कि बिजनेस जब इन लॉज को फॉलो करता है तो क्या होता है, ये आप बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इस इन लॉज का बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या होता है। अमूमन ऐसे होता है कि बिजनेस की जो सुपरवाइजिंग कॉस्ट हैं, बिजनेस की जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। आपने पहले रिक्रूटमेंट करनी थी, आप कुछ भी लिख के डाल देते, कोई बंदा जाता चल जाता जो आपको चाहिए था। अब आपको ज्यादा लोगों को चांस देना पड़ेगा, ज्यादा उनको उनके इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, ज्यादा को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, आपकी टाइम, सुपरविजन कॉस्ट, आपकी मैनेजरियल कॉस्ट में वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया आपका वेजेस का इशू। फर्ज करो अगर मिनिमम वेज का सीन ही होता है, यहाँ पे एक बात समझ लें, मिनिमम वेज हमेशा मार्केट वेज से ऊपर प्लेस की जाती है। अगर आपकी पहले मार्केट वेज थी कि एक बंदा जो स्वीपिंग कर रहा है, जो डोमेस्टिक काम के लिए आता है, डोमेस्टिक स्टाफ जो होता है, या जेनेटिंग स्टाफ, जेनेटर जो स्टाफ होता है, उसको आप दोगे $12 पर घंटा। गवर्नमेंट आप दे थे $12 पर घंटा। गवर्नमेंट अगर ये कहेगी कि आपने उसको मिनिमम वेज $11 देना, तो आप 11 पे आ जाओगे, इससे वर्कर को फायदा नहीं होता। तो हमेशा मिनिमम वेज जो है वो उससे ज्यादा सेट की जाती है, वैसे इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे, वो उससे ज्यादा सेट की जाती है। कि फर्ज करो गवर्नमेंट कहती नहीं तुमने सिर्फ $15 घंटा देना है, ये कम से कम इतने पैसे उसको पर घंटा बनाने जरूरी है ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके, नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। तो इस केस में बिजनेस की जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। बिजनेस, अच्छा इसमें नुकसान क्या होता है, एट टाइम्स बिजनेस जो होते हैं वो फिर कुछ वर्कर्स को रिटेंडेंट कर देते हैं कि यार हम लोग तो मैनेज नहीं कर सकते, तो ये उसका बैकलैश भी है, ठीक है। इसमें कोई चीज हमारी और रह गई, कोई मेन चीज। अच्छा, उसके बाद आगे आपका देखो, मैंने आपको बताया पेड हॉलीडे का सीन। जैसे अगर फर्ज करो एक बंदा, मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम, यानी मैं एक मुस्लिम ओनर हूं, मैं एक मुस्लिम फर्म चला रहा हूँ, मेरे पास कोई क्रिश्चियन काम करता है, उसका जो है ईस्टर का वीक आ जाता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ईस्टर कितने दिनों का होता है, लेकिन फर्स्ट को एक वीक होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो उसका वीक वैसे बहरहाल 3 दिन का पूरा वो होता है उनका। अब उसको मुझे वो 3 दिन पेड हॉलीडे लेना पड़ेगा, कि मैं उसको 3 दिन ये नहीं कह सकता कि तुम आके काम करो तो कमाओगे, उसका वो हॉलीडे है, मुझे उसको पेड हॉलीडे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अपने हाथ में नहीं, उसका कल्चर चल रहा है, ट्रेडिशन चल रही है। तो इस केस में मुझे फिर कॉस्ट बढ़ेगी। फिर वही होता है कि इसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। कई बार लोग ऐसे करते हैं कि जान पूछ के ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ऐसे लोगों को वैसे हायर नहीं करते कि जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन लगे भी ना और डिस्क्रिमिनेशन हो भी जाए। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बहुत सारा जो है वो करना पड़ता है। अब अगर आपको देखो, फर्ज करो आप एक पहले वर्कर से कह रहे थे कि नहीं तुम 100 घंटे पर वीक काम करो, फिर जाके तुम्हें 20,000 महीना मिलेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, 40 घंटे पर वीक से ज्यादा जो है ओवर टाइम होगा, तो या तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, या आपको और लोग हायर करने पड़ेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है आपको नुकसान हो रहा, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का मसला ही, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग सस्ती नहीं होती, महंगी आती है आमतौर पर, ठीक है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो गई आपकी। उसके बाद आ गया, अब इसमें इससे होता क्या है, आमतौर पे जो मल्टीनेशनल्स होती है ना, हमने ये बात की थी बिजनेस की रिलोकेशन के बारे में, मैंने आपको हाँ ये तो बताया था कि मल्टीनेशनल्स जो होती हैं ऐसे मुल्क में मूव करना चाहेंगी जहां पे लेबर सस्ता हो। मैंने आपको वहां ये भी कहा था जहां लेबर लॉज आसान हो। जैसे एक फर्म अगर अमेरिका में बिजनेस शुरू करती है ना, मैंने फर्स्ट पर अमेरिका में फुटबॉल बनाने का बिजनेस शुरू किया, एग्जाम्पल है, तो मुझे वहां पे करना पड़ेगा, बच्चों को हायर कर नहीं सकता, मुझे पूरे एडल्ट लोग हायर करने पड़ेंगे, यानी जो उसमें होंगे टीनेज या उसके अंदर होंगे, ठीक है। मुझे उनको अच्छी वेज देनी पड़ेगी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी पड़ेंगी, अच्छा ये वो मुफ्त की कॉस्ट पड़ेगी, महंगी भी है। मैं आ जाऊंगा जी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरह की जगहों पे, यहाँ पे मैं बच्चा भी हायर करूंगा, ठीक है, यानी मैं एक अंडर एज बच्चे को हायर कर पाऊंगा,
कोई मुझे लॉ नहीं रोकेगा, लॉ लॉ अगर रोक भी रहा होगा तो लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं उसको दूंगा 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से, बेचारा खुशी से काम भी करेगा, मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी, ना मैं उसे पानी शानी दूंगा, ना वॉशरूम बिल्ड करके दूंगा, कुछ नहीं, उसको एक कमरे में डाल दूंगा भाई सीओ बैठ के। तो इस वजह से कंपनीज जो है, हालांकि बड़ी कंपनीज होती हैं, वर्ल्ड लेवल के नाम होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लॉइट करती हैं वर्कर्स को उन मुल्कों के अंदर जिन मुल्कों के अंदर उनको ये कॉस्ट कम बेयर करनी पड़े ड्यू टू द इजी लॉज। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जिसको बिजनेस यूटिलाइज करता है एट टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात और भी है, क्या बिजनेस को इन चीजों का ध्यान रख के कोई फायदा होता है? इसमें बिजनेस को फायदा भी होता है। किस तरह फायदा होता है? देखो, अगर एक बिजनेस इन चीजों को कर रहा है ना, तो अगर आप वर्कर्स को बेहतर वो प्रोवाइड कर रहे हो, बेहतर आप उनको यानी इस तरह का वो प्रोवाइड करते हो वर्किंग एनवायरनमेंट, तो वर्कर सेफ फील करता है। वर्क ऑब्वियस ही बात है, आप तेजाब की फैक्ट्री में अगर उसको वैसे डाल दो तो बंदा पागल हो जाएगा, उसको अगर आप प्रॉपर क्लोथिंग देते हो सेफ फील करेगा, ज्यादा काम में दिल लगाएगा, मोटिवेटेड रहेगा, काम करके अच्छा सेटिस्फाइड होगा, वो सोचता है कम पैसों पे मान जाए, वो कहेगा पैसे ठीक है कम है, ये जगह दो, आपको दो जगह काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, एक जगह ऐसी है वो आपको 1 लाख पे पर मंथ दे रहे हैं, लेकिन वहां ना बाथरूम अवेलेबल है, ना वो आपको जानवरों की तरह काम करवाएंगे, ना वो आपको खाने की ब्रेक देंगे, ना आपको सेफ इक्विपमेंट दे रहे हैं, गर्मी वहां पे बहुत है। दूसरी जगह वो आपको कहते हैं 50,000 ले लो, लेकिन वहां पे हर चीज उल्टी है, वहां पे प्रॉपर एयर कंडीशन रूम्स हैं। ठीक है, आपको अच्छे एम्प्लॉय साथ मिल रहे हैं, आपका जो है बिजनेस हर चीज का ध्यान रख रहा है, आपको जो है ब्रेक्स मिल रही हैं, नॉर्मल वर्किंग वीक आप घर को टाइम दे पा रहे हो, तो ऐसी जगह पे वर्कर ज्यादा इजी फील करता है, हालांकि पैसे कम मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप जो वर्कर अच्छा वर्कर होगा हो सकता है कि आपसे स्टिक कर जाए ड्यू टू दीज रीजन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका, देखो क्योंकि एक्सीडेंट्स कम होते हैं ना, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात पता होगा कि टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर ये पर्सनल इंजरी के टॉर्ट में जाती है चीज कि अगर आप वर्कर्स को इस तरह इंजरी कॉज कर देते हो तो आपको लॉ सूट कम बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपके वर्कर्स की डेथ्स कम होती हैं, आपके वर्कर्स की जो वो है यानी उनको नुकसान वगैरह कम होता है, उनको इलनेस कम होती है, उनको बीमार यानी उनको जो बीमारी नहीं, उनको यानी कि उनके ऊपर जो वो होता है क्या कहते हैं उसको, बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब उनको नुकसान कम होता है। ठीक है, यानी नुकसान यार इंजरी कम होती है। ठीक है, इंजरी जो वर्ड है असल, तो उससे ये कि वो कम टाइम ऑफ लेंगे, आपको कम पेड हॉलीडेज देनी पड़ेंगी, वो काम ज्यादा करेंगे, आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। एक मेरा इंपॉर्टेंट वर्कर है जिसके बगैर काम चलता नहीं, फर्स्ट करो मेरे पास 20 लोग हैं जो एक सिंपल काम करते हैं, उस सिंपल काम मेरे पास 20 लोग हैं जो फुटबॉल सीखते हैं। ठीक है, और जो फुटबॉल के वो लगाता है ना कनेक्टर लगाता है, मेरे पास एक बंदा है। ठीक है, अब वो एक से उसको काम आता है कनेक्टर वाला, वो एक बंदा अगर उसको इंजरी हो जाती है ड्यू टू द एनवायरमेंट ऑफ द वर्किंग, तो मेरा तो काम 20 दिन रुक जाएगा क्योंकि किसी और को तो उसका काम ही नहीं आता, तो इस तरह का मसला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप अगर आप लॉ के खिलाफ जाते हो एज अ बिजनेस, ठीक है, तो आप पे कोर्ट में केस हो सकता है, आपको टॉर्ट में केस भरना पड़ सकता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन में केस भरना पड़ सकता है, हैवी फाइन इंपोज होते हैं, डैमेजेस इंपोज होते हैं, आप पे इंजंक्शन लग सकती हैं, इस चीज से बिजनेस बच जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज होती है, इसमें जो आपका वो है, बिजनेस एट टाइम्स इस चीज के ऊपर ना अपनी मार्केटिंग को बिल्ड कर सकता है, यानी जब बिजनेस अपने नए एम्प्लॉयज हायर कर रहा हो तो वो अपना इमेज बिल्ड कर सकता है इस अच्छे का, अगर वो लॉ को फॉलो करता है कि हम लोग बड़ा एक एथिकल बिजनेस है, हम लीग लॉ को फॉलो करते हैं, हम एम्प्लॉयज को बेस्ट इन्वायरमेंट देते हैं, हम एम्प्लॉयज को देते हैं, तो जो ज्यादा हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज होंगे ना, अच्छे एम्प्लॉयज होंगे, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, एक बंदे के पास स्किल है लेकिन उसको एसटी का काम करना पड़ जाए, उसकी जिंदगी को खतरा है, वो कौन क्यों काम करेगा? वही बंदे को अगर आपका बिजनेस ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे ध्यान रखा जाता है एम्प्लॉयज का, तो जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बिजनेस का कल्चर जो है, ये आपने याद रखना है कि इससे वर्कर्स को फील होता है कि वो बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस का हिस्सा है। ठीक है, उनको ये चीज फील होने लग जाती है। उसमें मेन बात ये है कि आपकी जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आपके बिजनेस की तरफ माइल होते हैं, और जो आपका यानी कि वो है जो आपका वर्कर कंज्यूमर जो है बड़ा खुश होता है। कंज्यूमर कहता है कि इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता लगे आप एक जगह से ना एक बेकरी जाते हो, आपको उस बेकरी का ना फर्स्ट रोल या समोसा बहुत पसंद है, आप एक दिन देखते हो, ये हमारे भावपुर में भी रिसेंटली होके भी आता है, मुझे इसकी सीन पता है, आपको देखते हो एक दिन आप जाते हो, आप देखते हो कि मालिक जो है वो नौकर को ना बेचारे को, यानी जो बेचारा वहां पे काम करता है उसको मार रहा है, पीट रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है, एज अ कंज्यूमर ना आपके जहन में आएगा कि यार कैसा बंदा है, आप कहोगे छोड़ो इसको हम दूसरे का ले लेते हैं। यही अगर आप एक जगह जाते हो, आप देखते हो कि मालिक जो है यानी जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को तमीज से डील कर रहा है, उनकी रिस्पेक्ट है, एम्प्लॉय खुश है, तो एज अ कंज्यूमर आप भी चाहोगे यार इस बिजनेस से लेते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं या जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, अगर वो लॉ को फॉलो करते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट देते हैं, तमाम चीजें जो लीगल उसके एस्पेक्ट्स हैं, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट कंज्यूमर पड़ता है, आपकी मार्केट ग्रो करती है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इसको लगा के फिर नेक्स्ट तरफ आते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया।